हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस को, क्योंकि मैंने पहले बेसिक्स आपको पढ़ा रखा है, जो भी थ्योरी पोर्शन है उसके बेसिक्स मैंने पढ़ा रखा है, और साथ ही साथ पैरेलली में एमसीक्यू भी हमारा चल रहा है। तो अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी थ्योरी हो गया, कोई भी एमसीक्यू हो गया, कुछ भी अगर आपका मिस हो गया है तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। सारे प्रॉब्लम्स आपकी वहां से सॉल्व हो जाएगी। और यही बात करते हैं अगर थ्योरी सेशन में, तो हमने कंप्लीट कर लिया था इमर्जिंग ट्रेंड्स। 3 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वो भी आपका अगर मिस हो गया है तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, फिर वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और क्लास के लास्ट तक, यानी कि क्लास में लास्ट तक आपको देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये आज का क्लास कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने क्या क्या कुछ सीखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जरूर कुछ नया सीखकर यहाँ से जाएंगे। तो आपको जैसा भी क्लास लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है, इमर्जिंग ट्रेंड्स के बाद जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे और आज ही ये स्टार्ट हम करेंगे। तो चैप्टर का जो नाम तो आपको पता ही है, तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं वो सब भी हम यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि क्या पढ़ना है इसका ओवरव्यू आपको पता होना जरूरी है। ये तो आपको पता नहीं चलेगा कि पढ़ क्या रहे हैं, तो सबसे पहले उसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर में, कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग तो चैप्टर का ही नाम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिक पैटर्न है जो हमें फॉलो करने हैं, किसके लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद पढ़ेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम पढ़ेंगे, और एल्गोरिदम वो नहीं जो एकदम हाई लेवल डिजाइन एनालिसिस, वो नहीं, सिंपल एल्गोरिदम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एल्गोरिदम को सिंपली बोले तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस नहीं, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम जो आप लिखेंगे उसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू करेंगे, किस बेसिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, किस मीडियम से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, रिप्रेजेंटेशन में। इसके बाद पढ़ेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल, स्यूडो कोड, पीएसयूडी, स्यूडो कोड, और क्या पढ़ेंगे इसमें, फ्लो चार्ट, ये सब इसमें पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि ये सब पूरा हम आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, यानी कि फ्लो चार्ट पूरा बनाकर दिखाएं, पूरा स्यूडो कोड एक एक लाइन लिखकर समझाएं, तो इसमें क्या है कि टाइम फालतू में बर्बाद होगा। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन देखें तो बस आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्योंकि एक एक चीज एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है ना। अब तो बच्चा तो है नहीं जो हम एक एक चीज आपको स्पून फीडिंग करें कि सब कुछ पढ़ाते जाएं। कुछ कुछ आपको भी अपनी ओर से मेहनत करना पड़ेगा। तो फ्लो चार्ट में बस हम आपको बता देंगे कि क्या क्या होता है, इसका ओवरव्यू क्या है, क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है कि एग्जाम में आपको फ्लो चार्ट देगा बनाने के लिए। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि फ्लो चार्ट स्यूडो कोड होता क्या है। तो ये बात हो गई फ्लो ऑफ कंट्रोल की। उसके बाद है वेरीफाइंग एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम आप लिख रहे हैं, कोई भी एल्गोरिदम जो आपने लिखा, तो उसको वेरीफाई करेंगे कि वो सही है या नहीं, उसको तो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम आप लिखे उसको कंपेयर भी करेंगे, बाकी एल्गो से भी उसको कंपेयर करेंगे। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम। इसके बाद क्या है, उसके बाद कोडिंग है। तो कोडिंग इसमें बस हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मेन जो कोडिंग इसमें होगा वो किसमें होगा, या तो सी होगा, सी प्लस प्लस होगा, जावा होगा, पाइथन होगा, यही सब होगा। और क्या हो सकता है, यही सब होगा। तो इसमें तो खैर हम आपको थ्योरी सिर्फ बताएंगे कोडिंग का कि होता क्या है, ओवरव्यू देंगे। लेकिन जो डिटेल्स है वो हम पाइथन टॉपिक पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में है। तो उसमें हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। और लास्ट में आपका है क्या है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन, एल्गोरिदम का ब्रेक डाउन। डीकंपोजिशन में क्या पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, यानी कि टूटना।
खैर डिस्कस हो रहा है एल्गोरिदम का, इसलिए हम क्या बोल दिए आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर का ओवरव्यू, जो जो आपको पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब हम आएंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन, क्योंकि जाने तो कि ये होता क्या है तभी तो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो इसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है उसी पे हम आते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्या क्या पढ़ना है वो आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर में। तो अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है ये देखेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम फॉर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एंड इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम। ये आप इसका डिफिनीशन एकदम शॉर्ट एंड सिंपल डिफिनीशन है, बता भी देते हैं। पहला लाइन कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में क्या क्या होगा, उस प्रक्रिया में होगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है, यानी कि चल के नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास जब आता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पहचानते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। एकाएक तो सॉल्यूशन नहीं ना खोजेंगे, पहले तो देखेंगे ना कि प्रॉब्लम किस लेवल का है, किस लेयर का प्रॉब्लम है, वो तो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उस प्रॉब्लम को। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद डेवलपिंग एंड एल्गोरिदम, तो उसका स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन खोजेंगे कि सबसे पहले हमको ये करना है, सबसे पहले उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है। एक स्टेप आप उसको सोचेंगे, मतलब एक स्टेप के बारे में आप सोचेंगे कि हमको ऐसे ऐसे चलना है। वही हो गया आपको क्या, डेवलपिंग ऑफ एल्गोरिदम। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम, तो जो भी प्रोसेस आप सोचे हैं कि हम ये करने वाले हैं उसको फॉलो करेंगे, यानी इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे सबसे पहले, जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन एयर ट्रेन टिकट बुकिंग थ्रू कंप्यूटर या मोबाइल, यानी कि बात हो रही है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग की, वो या तो फ्लाइट की हो या फिर ट्रेन की हो। तो पहले के केस में क्या था, जब इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था तो काउंटर पे जाके लोग लाइन लगाते थे, घंटों खड़े रहते थे। यही करते थे ना कि सबसे पहले स्टेशन पे गए, टिकट के लिए लाइन लगाए, फिर काफी समय बाद जब आपका ना बारी आता है तो फिर आप पैसा पेमेंट करेंगे, फिर आपको टिकट मिलेगा। यही सब होता है ना। तो ये तो हो गया कि चलिए आपका ऑफलाइन का प्रोसेस है, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्योंकि जाना पड़ेगा, काफी डिफिकल्टीज है। लेकिन यहाँ जो आपका बात हो रहा है वो ऑनलाइन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑनलाइन, यानी कि किसके थ्रू बुकिंग, कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू आपका जो टिकट का बुकिंग होता है। जैसे अगर आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं कि आईआरसीटीसी खोलते हैं, आईआरसीटीसी खोलेंगे, फिर वहां पे देखेंगे कि कहां से आपको पकड़ना है ट्रेन और कहां तक का चाहिए, यानी कि आपका अराइवल और डिपार्चर। ये तो हो गया फ्लाइट के टर्म में, लेकिन कहां से आपको जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नाम एड्रेस भरेंगे, फिर आपका अपना कार्ड डिटेल्स देंगे, पेमेंट होगा, आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोसेस किस चीज के लिए, टिकट बुकिंग के लिए। सेम फ्लाइट के केस में भी फॉलो होगा, सेम फ्लाइट के केस में भी फॉलो होगा। तो ये बात हो गई क्या, उसके बारे में कि कैसे कैसे टिकट की बुकिंग होती है। एक इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको एक एल्गोरिदम को डेवलप करना है, और फिर जो डेवलप किया गया एल्गोरिदम है उसको इंप्लीमेंट कर देना है। और एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट इतना जो हम बताए हैं वो क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतने को ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफिनीशन के बाद हम बात करेंगे अब स्टेप्स के बारे में, यानी बोले तो स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो क्या है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आपके पास, उसको सबसे पहले आप एनालाइज करें कि वो किस टाइप का प्रॉब्लम है, किस लेवल के प्रॉब्लम है, उसको पहले आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब क्या कहना है, मतलब है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी कि पहले आप उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि वो कैसा प्रॉब्लम है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे कि नीड टू रीड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उस प्रॉब्लम पे एनालाइज करेंगे, यानी कि विश्लेषण करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम किस तरह का है। पॉइंट क्लियर है।
तो ये हो गया एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। एनालाइजिंग के बाद क्या करेंगे, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए एक एल्गोरिदम का डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि एक एल्गोरिदम को डेवलप करेंगे। ठीक है, अब हम इसको एकदम देसी भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्गोरिदम का ये डिफिनीशन नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा हुआ है कि वेरी वेल रिटन रेसिपी फॉर अ डिश। कोई भी खाना बनता है, किसी भी तरह का व्यंजन बनता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर रेसिपी होता है। एक प्रॉपर रेसिपी होता है कि हाँ इतना हल्दी होगा, इतना धनिया होगा, इतना नमक होगा, इतना तेल लगेगा, एक प्रॉपर रेसिपी होता है। ठीक उसी तरह जो एल्गोरिदम होता है उसको बोला जाए एक तरह से तो किसी एक खास खाने का, किसी एक खास खाने या व्यंजन का वेल रिटन रेसिपी है। ठीक है, ये क्या है, एल्गोरिदम है। मानिए कि अगर इसको दूसरा भाषा में बोले तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, इसका एक रिटर्न फॉर्म है। स्टेप बाय स्टेप किसी चीज के सॉल्यूशन का एक रिटर्न फॉर्म होगा एल्गोरिदम, देसी भाषा में बोले तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक एल्गोरिदम का डेवलपमेंट करेंगे। स्टेप 2 का तीसरा है कि कोडिंग। कोडिंग मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आप जानते हैं कि कोडिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग करना किसी भी लैंग्वेज में। तो कहा गया है इसके बारे में कि कन्वर्ट द एल्गोरिदम इनटू फॉर्मेट which can be understood by computer। क्योंकि आप जो एल्गोरिदम डेवलप करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसको कंप्यूटर समझेगा, जरूरी क्या वो समझेगा ही नहीं कंप्यूटर। तो उस एल्गोरिदम को एक ऐसा फॉर्मेट में तैयार करना है, जो एल्गोरिदम आपने डेवलप किया है उसको एक ऐसा फॉर्मेट में तैयार करना है जिसको कंप्यूटर समझे। बात समझ में आ रही है? कोडिंग का क्या मतलब है कि उस एल्गोरिदम को आपको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है जिसको कंप्यूटर समझे। वो क्या हो जाएगा, कोडिंग आपका हो गया। और आप कोडिंग तो पता है किस किस भाषा में आप करते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, मतलब सबका एक अलग अलग सिंटेक्स डेवलप होता है। तो ये बात होगी किसकी, कोडिंग की। अब बात करेंगे इसके बाद क्या, तो कोडिंग के बाद होगा क्या, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब जैसे कोड कर दिया गया तो हो सकता है कि उस कोड में कुछ प्रॉब्लम हो, वो कोड आपका सही से एग्जीक्यूट ना हो, ये तो हो सकता है। 100% सही बात है कि कोड जो लिखा गया है वो जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसका टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि टेस्टिंग करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे कि क्रिएटेड प्रोग्राम शुड बी टेस्टेड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब अलग अलग पैरामीटर्स पे जो प्रोग्राम आपका क्रिएट किया गया है उसको टेस्ट करना है। मतलब सिंपल सी बात है, हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लेते हैं। जैसे खाना बन के तैयार हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट है, हो सकता है उसमें नमक कम हो और भी कुछ कुछ कम हो। तो क्या करेंगे, आप खाने को पहले टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हाँ सही है कि नहीं, तभी तो मेहमान को परोसेंगे। नहीं तो अगर फीका खाना परोस देंगे तो फिर आपका इमेज खराब हो जाएगा। सिंपल सा बात ये है। तो जो कोड लिखा जाएगा उसको क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको डिबगिंग करेंगे। डिबगिंग मतलब उसमें से एरर को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। डिबगिंग का क्या मतलब है कि जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें से एरर को फाइंड आउट करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। दैट्स क्या, डिबगिंग। एंड शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट, और वो करेक्ट आउटपुट को उसको जनरेट करेगा ही करेगा। अगर करेक्ट आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि टेस्टिंग सही से नहीं हुआ है, डिबगिंग सही से नहीं हुआ है। तो ये हो गया आपका क्या, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, समझेंगे कि क्या है प्रॉब्लम, एक एल्गोरिदम डेवलप करेंगे। एल्गोरिदम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा। स्टेप बाय स्टेप वो आप तो रिटर्न सॉल्यूशन के फॉर्मेट में करें, या फिर आपको मन में है अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आप उसको लिखना नहीं चाह रहे हैं तो मन ही मन उसको एक एल्गोरिदम डेवलप कर लेंगे। हम पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद कोडिंग करेंगे। मतलब जो प्रॉब्लम आपके पास रियल लाइफ की बात अलग है और यहाँ की बात अलग है। रियल लाइफ में आप कोडिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर में जो आ रहा है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें आप कोडिंग करेंगे। और कोडिंग में क्या होगा कि जो एल्गोरिदम आपके पास है उसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देंगे जो कि कंप्यूटर समझ जाए। क्लियर है, ये कोडिंग हो गया। और टेस्टिंग डिबगिंग क्या है, जो कोडिंग आपका हो चुका है, जो प्रोग्राम आपका लिखा चुका है, वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें एरर फाइंड आउट करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो ये 4 स्टेप्स हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतने को ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिदम पे, प्रॉपर जो एल्गोरिदम है उस पे बात करते हैं। क्योंकि अब तक आपको देखें कि डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम मतलब जो भी स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़े हैं अभी तक,
उसमें क्या पढ़े हैं, डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम पढ़े, लेकिन प्रॉपर एल्गोरिदम होता क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था रेसिपी का, यानी कि वेल रिटन रेसिपी फॉर अ डिश, ये मैंने बताया था, लेकिन अब देखेंगे कि होता क्या है एल्गोरिदम का प्रॉपर डिफिनेशन। तो बोला जाए तो एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप व्हिच व्हेन फॉलोड सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि सिंपली बोला जाए तो एल्गोरिदम क्या है, सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप है, एक एग्जैक्ट स्टेप्स का क्या है, सेट है, जिसको फॉलो करने पे क्या होगा, विच वेन फॉलोड सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। ये है क्या, एल्गोरिदम। जैसे अगर आप बुक की एग्जांपल की बात करें, क्योंकि हम फॉलो तो कर रहे हैं प्रॉपर एनसीईआरटी, तो अगर हम बुक की एग्जांपल की बात करें तो उसमें एल्गोरिदम में एग्जांपल दिया हुआ है कि राइडिंग अ बाइसिकल, यानी कि आपको साइकिल चलाना है, तो उसके लिए आप क्या एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्टैंड को हटाएंगे, साइकिल तो स्टैंड पे लगा रहेगा, आप स्टैंड को हटाएंगे, उसके बाद आप सीट पे बैठेंगे, फिर पैडलिंग करेंगे, फिर पैडलिंग करते करते हो सकता है कि ब्रेकर आ जाए, तो वहां पे आप ब्रेक लगा देंगे, फिर जहां पे आपका डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाएंगे तो फिर रुक जाएंगे। ये क्या है, प्रॉपर एल्गोरिदम है, किसके लिए, साइकिलिंग के लिए, राइडिंग अ बाइसिकल के लिए। तो इससे हमने क्या देखा कि एक एग्जैक्ट स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पहले स्टैंड हटा रहे हैं, फिर साइकिल पे बैठ रहे हैं, फिर पैडल मार रहे हैं, फिर ब्रेक मार रहे हैं, फिर कहीं रुक जा रहे हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स। आई होप कि एल्गोरिदम टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि हमको एल्गोरिदम की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। यहां तक तो हमने देखा कि प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसका हमको जरूरत क्यों पड़ता है। तो सिंपली अगर एक लाइन में देखें तो द पर्पस ऑफ यूजिंग एल्गोरिदम इज टू इंक्रीज रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन। बोला जाए तो सिंपली इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस ये है कि एल्गोरिदम अगर आप यूज करते हैं, इससे क्या क्या बढ़ेगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगा, यानी कि विश्वास आपका बढ़ेगा, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उस पर आपका विश्वास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक एग्जैक्ट सिस्टमेटिक स्टेप को फॉलो किया है, इसलिए आपका विश्वास बढ़ेगा। एक्यूरेसी, वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी खास स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको इतना विश्वास होगा कि हाँ, जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, वो एग्जैक्ट ज्यादा होगा, एक्यूरेट ज्यादा होगा, एंड इफिशियंसी, उसमें क्षमता भी उसका ज्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है, इसलिए हमें एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्यों पड़ती है जरूरत। अब देखिए बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब एक एक लाइन हम पढ़ने जाएंगे तो फिर आपको पता है कि टाइम लिमिटेड है, और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप एक एक लाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। जो जो मेन पॉइंट है वो पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। क्योंकि हम ऑलवेज बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो आपको मेन मेन पॉइंट छाट के पढ़ना है जो आपको पढ़ा भी रहे। ठीक है, अब बात करेंगे उसके गुण की, कोई अगर अच्छा एल्गोरिदम है तो उसके क्या क्या गुण होंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम। तो सबसे पहले क्या है कि प्रिसीजन, बोले तो सुनिश्चितता, यानी कि बोले तो कोई भी अगर स्टेप्स आप लिख रहे हैं एल्गोरिदम का, तो वो एक प्रिसाइज्ड वे में होगा, यानी कि एक सुनिश्चित उसका एक स्टेप्स होगा, यानी कि डिफाइंड स्टेप होगा। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा क्या है कि यूनिकनेस, उसमें अद्वितीय जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि उसके जैसा और कोई नहीं, यानी कि आप अगर एक स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो उसमें यूनिकनेस आता है। वही लिखा हुआ है कि रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप्स आर यूनिकली डिफाइंड, जो जो हर एक स्टेप्स के रिजल्ट होते हैं उसको एक अलग तरीके से डिफाइंड होता है वो। ठीक है, यानी कि उसमें यूनिकनेस रहती है, अद्वितीय वो होता है। अगला फाइनाइटनेस, यानी कि उसमें लिमिट रहता है, किस चीज का, तो एल्गोरिदम शुड स्टॉप आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा नहीं कि आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो वो चलता जा रहा है, अगर वो चलता जा रहा है तो फिर आपका एल्गोरिदम वो सही नहीं है। कहने का मतलब है कि शुड स्टॉप आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, एक खास स्टेप के बाद, एक खास नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद उसको रुक जाना चाहिए, इट शुड स्टॉप, तभी वो अच्छा एल्गोरिदम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। चौथा है आपका इनपुट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ही है क्या, इनपुट क्या है, तो एल्गोरिदम शुड रिसीव सम इनपुट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इनपुट एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ इनपुट रिसीव करेगा, ऑब्वियस सी बात है, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो सही से आपका एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। तो इनपुट मतलब क्या हो गया कि एल्गोरिदम आपको
इनपुट रिसीव करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्या, आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है कि इट शुड प्रोड्यूस सम आउटपुट, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आपको देगा, यानी कि एज अ आउटपुट आपको सॉल्यूशन देगा। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम, ठीक है। कोई भी अच्छा एल्गोरिथम है उसका क्या है, ये गुण है। क्या है गुण, सब फिर बता देते हैं। प्रिसीजन है, सुनिश्चितता है, आपका यूनिकनेस है, उसमें अद्वितीय रहेगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट रहेगा वो वेल डिफाइंड रहेगा, स्टेप्स उसका वेल डिफाइंड रहेगा। फाइनाइटनेस रहेगा, यानी कि उसमें कुछ लिमिट रहेगा कि हाँ इतने स्टेप्स के बाद वो रुक जाएगा, इनपुट और आउटपुट। क्लियर है पॉइंट। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, फिर इसके आगे आते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एल्गोरिदम को लिखने की तरीका, कि स्टेप बाय स्टेप है वो लिखा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लेकिन अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। लिखा गया तो वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, मतलब कोई भी चीज लिखा जाएगा तो कहीं को दिखाना पड़ेगा ना उसको, तो वो रिप्रेजेंट कैसे होता है एल्गोरिदम, इसकी बात करेंगे। तो ये दो मेथड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके दो मेथड्स है, पहला है फ्लो चार्ट और दूसरा क्या है, स्यूडो कोड। ये दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में, कि फ्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को विजुअली रिप्रेजेंट करना, यानी कि शेप वगैरह हो गया, शेप, साइज, डायमंड्स, बॉक्सेस, इन सभी के हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करना है किसको, एल्गोरिदम को। तो ये किसमें होता है, ये फ्लो चार्ट में होता है, ठीक है। इसके बारे में एक लाइन और है कि फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस, डायमंड, अदर शेप्स कनेक्टेड बाय एरो। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, बॉक्सेस के थ्रू, डायमंड के थ्रू, और कुछ अलग भी शेप्स इसमें होते हैं जो कि एक एरो से कनेक्टेड होते हैं। जो भी ये शेप्स आपको दिख रहे हैं, बॉक्सेस हो गए, डायमंड्स हो गए, और भी जो अदर शेप्स हैं, उसमें रेक्टेंगुलर हो गया, ओवल हो गया, ये सब टाइप्स का जो शेप्स हैं वो किससे कनेक्ट होगा, एक एरो से कनेक्ट होगा, कनेक्टेड बाय अ एरो। और हम इसके आगे बढ़े, यानी कि आगे चर्चा करें एल्गोरिदम से, इसके पहले हम आपको बता दें कि देखिए इसमें एग्जांपल बहुत सारा है। मतलब बात करें अगर बुक्स की, तो उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लंबा चौड़ा एग्जांपल दिया हुआ है। लेकिन हमको जहां तक लगता है कि एग्जाम में आपको एल्गोरिदम लिखने नहीं आएगा। मेरा बस ये मानना है कि आप इसको जान लें, इसका आइडिया ले लें कि होता क्या है, क्या क्या इसके सिंबल्स हैं, क्या क्या इसके बॉक्सेस हैं, ये सब आप जान लें। उसके बाद तो आप आसानी से क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। लेकिन हाँ इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में एल्गोरिदम तो एटलीस्ट नहीं आएगा, स्यूडो कोड ये सब लिखने नहीं आएगा, बस आपको हम आइडिया दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ओवल शेप दिख रहा है आपको, इसका फंक्शन क्या है, ये यूज किया जाता है स्टार्ट और एंड के लिए। जब भी एल्गोरिदम स्टार्ट होता है और एंड होता है तो उसमें किसका यूज किया जाता है, इस बॉक्स का, यानी कि ओवल शेप बॉक्स का यूज किया जाता है। और इसको टर्मिनेटर सिंबल भी कहा जाता है। टर्मिनेट मतलब छोड़ देना, हट जाना वहां से, ठीक है, मतलब कि खत्म। तो इसको क्या कहा जाता है, टर्मिनेटर सिंबल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आपको एक दिख रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको क्या है, वो प्रोसेस है। मतलब इसका फंक्शन क्या है, प्रोसेस करना। यानी कि जब एल्गोरिदम लिखाएगा उसमें जो प्रोसेस का बात आएगा तो उसमें कौन सा बॉक्स यूज होगा, उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स यूज होगा, और इसको एक्शन सिंबल भी कहा जाता है। इसी को, यानी कि प्रोसेस वाला जो फंक्शन का जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसी को एक्शन सिंबल भी कहा जाता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक सिंगल स्टेप को ये रिप्रेजेंट करता है। जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो हर एक सिंगल स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला है डायमंड बॉक्स। डायमंड बॉक्स किसके लिए यूज होता है, डिसीजन के लिए यूज किया जाता है डायमंड बॉक्स को। यानी कि इसका सिंपल सा बोले तो इसका फंक्शनैलिटी क्या है, डिसीजन के लिए। और डिसीजन में क्या, येस नो या ट्रू फॉल्स, बस इसी के लिए यूज किया जाता है। कहीं अगर ये क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि क्या डिसीजन की बात हो रही है, कहीं क्वेश्चन मार्क आ गया तो या तो येस नो में होगा, नहीं तो ट्रू फॉल्स में होगा, या सही गलत होगा, या फिर हाँ या ना होगा, यही होगा। तो उसके लिए क्या यूज होगा, डायमंड शेप बॉक्स यूज होगा। इसके बाद है आपका पैरेललोग्राम शेप्ड बॉक्स, और इसका फंक्शनैलिटी किस चीज के लिए है, तो इनपुट आउटपुट के लिए है। एल्गोरिदम जब इनपुट लेगा और एल्गोरिदम जब आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसमें क्या यूज होगा, पैरेललोग्राम वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, वही यूज होगा। और इसको डेटा सिंबल भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड डेटा सिंबल, ठीक है। और लास्ट में आपका एरो, ये एरो है, और इसका काम क्या है, कनेक्टर टू शो ऑर्डर ऑफ फ्लो। जो भी ऑर्डर होगा, मतलब जो भी फ्लो होगा ऑर्डर का,
ठीक है, जब जैसे मान लीजिए कि कनेक्टेड है, ये है, फिर इससे कनेक्टेड है, फिर ये है, तो ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ना, यही एरो हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या शो करेगा, ऑर्डर ऑफ फ्लो, फ्लो के ऑर्डर को शो करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये बात हो गया आपका किसके बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में। अब इसमें हम सोच रहे हैं आपको एक एग्जांपल करा देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मेहनत तो आप भी करिएगा। ठीक है, तो इसको एक नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अब एक एग्जांपल की मदद से, एक एग्जांपल की मदद से फ्लो चार्ट को आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि फ्लो चार्ट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, उसके लिए ये एक फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपको पता है, क्योंकि बॉक्स का कैसे कैसे इसका फंक्शनलिटी है, बॉक्स का हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो ओवल शेप है वो किसके लिए है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए है, जिसको टर्मिनेटर सिंबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बॉक्स अगर ओवल लग गया यानी क्या है कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम वाले का। तो ये किसके लिए, इनपुट नंबर, यानी कि कोई भी नंबर आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे, तभी तो उसका स्क्वायर निकालेगा। तो ये जो पैरेललोग्राम में वो किसके लिए है, इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, और जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो किसके लिए, प्रोसेस के लिए, यानी कि जो प्रोसेसिंग होगा उसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, यूज होगा। तो इसमें प्रोसेसिंग क्या हो रहा है कि स्क्वायर निकाल रहा है किसी भी नंबर का। तो स्क्वायर क्या होता है कि नंबर इनटू नंबर, एक ही नंबर को दो बार गुना करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर निकल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या है कि इनपुट उसको कुछ देंगे नंबर, उसके बाद क्या होगा कि स्क्वायर क्या होता है, नंबर इनटू नंबर होता है। उसके बाद प्रिंट स्क्वायर, यानी कि ये आउटपुट को जनरेट हो रहा है कि प्रिंट कर रहा है किसको, स्क्वायर को। तो कौन सा बॉक्स यूज होगा, पैरेललोग्राम वाला बॉक्स होगा, यूज होगा। और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको डिजायर्ड आउटपुट आपके पास आ गया है, किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको मिल गया है और ये स्टॉप कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट के थ्रू एक नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे काम करेगा, कौन सा बॉक्स कहाँ यूज हुआ है, किस शेप का बॉक्स यूज हुआ है। इसमें डायमंड यूज नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कहीं डिसीजन की बात नहीं कही गई है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि ऐसा बनाने आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये मानकर चलिए। बस हम आपको ये समझा दिए हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है फ्लो चार्ट के बॉक्सेस को। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और भी अगर आप चाहें तो एग्जांपल कर सकते हैं बुक की मदद से, तो आपके लिए बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये बात हो गई फ्लो चार्ट की। इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्यूडो कोड पे। इसके बाद क्या बात करेंगे, स्यूडो कोड पे, जो कि सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम है। ठीक है, तो स्यूडो कोड को हम अगर दो पार्ट में तोड़े तो स्यूडो कोड, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, यानी फॉल्स, यानी कि नॉट रियल, जो कि रियल नहीं है, फॉल्स है। और कोड तो कोड ही होगा, यानी कि फॉल्स कोड को स्यूडो कोड बोलेंगे, यानी कि नॉट रियल, अनरियल कोड को क्या बोलेंगे, स्यूडो कोड बोलेंगे। नाम से, टर्म से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको डिजाइन क्यों किया गया, तो इट इज डिजाइंड फॉर ह्यूमन रीडिंग, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई कहानी लिखा हुआ रहेगा, इस टाइप का कुछ आपका कहानी क्या कीवर्ड्स लिखा हुआ रहेगा, जिसको हम कहानी बोलते हैं देसी भाषा में। तो अगर वैसा लिखा रहेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा। कंप्यूटर को एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए जिसको वो अंडरस्टैंड करे, एक अलग फॉर्मेट चाहिए रहता है, जिसको कोडिंग बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। तो इसको डिजाइन किया गया ह्यूमन रीडिंग के लिए, यानी कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से पढ़ लेगा, स्यूडो कोड को वो तो समझ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट ये नहीं होगा कंप्यूटर से। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की, यानी कि जो स्यूडो कोड में कुछ कीवर्ड्स जो यूज होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इनपुट, यानी कि कोई भी डेटा को इनपुट के लिए, उसके लिए यूज होगा। कंप्यूट यानी कि कैलकुलेट के लिए क्या यूज होगा, कंप्यूट कीवर्ड यूज होगा। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट कीवर्ड यूज होगा। इंक्रीमेंट यानी कि प्लस करने के लिए इंक्रीमेंट का यूज होगा। माइनस करने के लिए डिक्रीमेंट का यूज होगा। इफ एल्स व्हाइल जो है ये किसका, ये कंडीशंस के लिए यूज होगा, कि अगर कुछ कंडीशन दे दिया गया अगर क्वेश्चन में तो उसके लिए यूज होगा क्या, इफ एल्स या फिर व्हाइल। ट्रू फॉल्स डिसीजन के लिए क्या यूज होगा, ट्रू फॉल्स होगा यूज। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं किसके लिए, स्यूडो कोड के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि स्यूडो कोड को क्यों रखा गया है, यानी कि स्यूडो कोड को क्यों यूज किया जाता है, इसके फायदे क्या क्या हैं।
तो इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि इसको डायरेक्टली ह्यूमन रीड कर सकता है। अगर चाहे कि इस चीज को हम कोड में चेंज करें, तो जो प्रोग्रामर होगा, ह्यूमन मतलब यहाँ पे प्रोग्रामर की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मल हर आदमी तो नहीं समझता है स्यूडो कोड कोडिंग, जो आदमी कोडिंग करेगा वही समझेगा। तो यहाँ पे सिंपली बात हो रही है प्रोग्रामर की। तो ये ह्यूमन रीडिंग के लिए यूज होता है, यानी कि इसको सिंपली प्रोग्रामर अच्छे से समझ जाएगा, और उसको जब कोड में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इन सभी चीज को जब कोडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तो प्रोग्रामर उसको आसानी से कर सकता है, बिना कोई स्टेप मिस किए हुए, बिना कोई स्टेप छोड़े हुए, एक्यूरेसी के साथ प्रोग्रामर इन टर्म्स को, यानी इन कीवर्ड्स में जो भी चीजें हैं उसको कोड में कन्वर्ट कर सकता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं, किसके? स्यूडो कोड के। तो आई होप कि आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन, दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद हम ऐसा करते हैं। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। हमारा 3-4 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। जो अगला क्लास होगा वो फ्लो ऑफ कंट्रोल का होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दें, तो फिर आप पे बर्डन आ जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप पे बर्डन आ जाएगा। और इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल्स इसके ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हम चाहते हैं कि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि ये सब चीज देखें तो आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ ये स्यूडो कोड है, ये फ्लो चार्ट है, ये इसके लिए यूज होता है, डायमंड जो है सो डिसीजन के लिए यूज होता है, ये सब आपके ध्यान में आ जाए जैसे ही ये सब पे नजर पड़े, इसलिए हम आपको ये सब समझा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जैसा भी लगे, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे कल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो कल का टॉपिक रहेगा वो होगा फ्लो ऑफ कंट्रोल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।